दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की टेस्ट सीरीज आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार यूजीसी नेट के लिए, यूपी हायर के लिए, टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए टेस्ट सीरीज लगातार जारी है। प्रतिदिन ऐसी ही टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज के लिए जो रखा गया है, ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दी जाती है। एक रविवार को टेस्ट सीरीज दी जाती है, पीडीएफ व्हाट्सएप पर आता है, और एक बुधवार या बृहस्पतिवार को दी जाती है। 2 सीरीज निःशुल्क दी जाती है। बाकी अगर प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए 500 रुपये प्रतिमाह शुल्क रखा गया, जिसमें इसी तरीके की सीरीज आपको डेली मिलेगी। और अगर पूरा पेड बैच लेना है जिसमें डेली टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, विस्तृत वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें चाहिए, पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप उसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है, मानव जीवन नागरिकता या सभ्यता का मूल भाषा है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, किशोरी लाल गोस्वामी का है। फारसी की छत्रधारणी उर्दू थी, कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, राजबली पांडे, किशोरी दास वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन। आपका उत्तर हो जाएगा सी, किशोरी दास वाजपेयी। निम्न में से किसका क्षेत्र विस्तृत एवं देशव्यापी होता है? बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रभाषा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता है? किस उपभाषा की विशेषता है? विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या होगा? शीघ्र बोलना, बोलने की मितव्ययिता, उच्चारण की सुविधा, कम समय में अधिक बोलना। आपका उत्तर हो जाएगा सी, उच्चारण की सुविधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की रामचंद्रिका में किन रचनाओं की उक्तियों को रखा गया है, अनुवाद करके रखा गया है? प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी रचनाएं हैं जो रामचंद्रिका में उनकी युक्तियों को अनुवाद करके रखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1 2 3 4। ये 4 की चारों जो रचनाएं हैं, 4 की चारों रचनाओं की जो उक्तियाँ हैं, उनको केशवदास ने अपनी रामचंद्रिका में उनकी उक्तियों का प्रयोग किया है, उनकी उक्तियों को उन्होंने लिखा है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? पोहकर कवि मैनपुरी के रहने वाले थे। जहांगीर ने इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। कैद में रहकर इन्होंने रसरत्न ग्रंथ लिखा। रसरत्न में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा है। विकल्प है 1 2 2 3, 1 3, 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में डी होगा, 1 2 3 4 सभी के सभी सही हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये देखेंगे कि इस पर आधारित परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रसरत्न रचना किसकी है? रसरत्न रचना किसकी है? तो इस पर आधारित आप देखेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वो बहुत कुछ रूढ़ि की
स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतनी जोर शोर से न चली होती तो बिहारी का इस प्रकार से पहेली बुझाने का साहस न होता। ये जो कहा गया है ये आप देखें किसने कहा है, बाबू गुलाब राय ने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है या बच्चन सिंह ने कहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कहा है। और वह उदाहरण भी देते हैं कि दीठ परोसिन ईठ हुए, दीठ परोसिन ईठ हुए, गहे जुगहे सयान, सब संदेशे कही कहो मुस्काहट मैं मान। और नए बिरह बढ़ती बिथा, खरी बिकल जिया बाल, बिलख देख परोसन हरसी हंसे तहिकाल। और इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वो बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। बिहारी के बहुत से दोहों पर कहा गया है कि आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का भी प्रभाव है। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का भी प्रभाव है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि बिहारी के बहुत से दोहे हैं जो आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। और इस बात को पंडित पदम सिंह शर्मा ने विस्तार से बताया है। बिहारी के बारे में शुक्ल जी के बहुत कथन है जो खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी क्या है, साहित्यिक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने इसे सुना भी होगा। बिहारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनके पक्ष में समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे कथन आपको मिलेंगे। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगिन चारु गोराई, और आँखिन में आलिशान चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। ये काव्य पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये काव्य पंक्ति है। मतिराम भूषण देव केसो किसकी है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अत अंगिन चारु गोराई, और आँखिन में अलसान चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। को बिनुमोल, को मतलब कौन? को बिनुमोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कान मिठाई। है ना, ये पंक्ति किसकी है? मतिराम की है। बालमुकुंद गुप्त ने किन उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किया था? जामे जहानुमा, कोहिनूर, अखबार चुनार। सही उत्तर होगा बी, 2 और 3। जामे जहानुमा नहीं होगा, कोहिनूर और अखबार चुनार। कबीर को किसने कहा कि वो भगवान नृसिंहावतार के मानव प्रतिमूर्ति थे? कल के लेक्चर आपने देखा होगा। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और भी पूरा विस्तार से मैंने बताया है। क्योंकि इस समय जो पेड बैच चल रहा है उस पेड बैच में भक्ति काल चल रहा है, और भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा, भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा कल कराया गया। आज सगुण काव्यधारा के तहत राम भक्ति काव्यधारा लोगों को दिया गया। कल लोगों को कृष्ण भक्ति काव्यधारा दिया जाएगा। राम भक्ति काव्यधारा में सर्वप्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण काव्यधारा में सूरदास हैं। तो आज लाइव भी नहीं होगा, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, आज लाइव भी नहीं होगा, क्योंकि कल निर्गुण में जो दोनों शाखाएं कराई गई उनमें कल आप देखेंगे कबीर पर आधारित प्रश्न आपको दे दिया गया था, जायसी पर आधारित और तुलसीदास पर आधारित आज आप सभी लोगों को लाइव में होने वाले प्रश्न मैंने पहले ही अभी भेज दिया है, आधे घंटे पहले। तो आज लाइव नहीं होगा, आप तुलसीदास पर और जायसी पर जो दिया गया है उसे पढ़ लीजिए। प्रश्न पूरा उत्तर सहित मैंने भेज दिया है। बाकी डिटेल वीडियो लेक्चर तो आपके पास आई है, PDF नोट्स भी भेजा गया। कल सगुण भक्ति काव्यधारा के तहत कृष्ण भक्ति काव्यधारा कराकर ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग भक्ति काल ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। तो यही क्रम लगातार चल रहा है। बीनी भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है?
ये जो कविता है कि बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, इसमें प्रयुक्त काव्यांश कौन सा नहीं है? कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी, आत्मचेतस चांदनी। सही उत्तर हो जाएगा डी, आत्मचेतस चांदनी। मैं नीर भरी दुख की बदली का वाक्यांश कौन सा नहीं है? पलकों में निर्झरणी मछली, बागों में कलियों सा जीवन खिली, छाया में मलय बहार पली, नवजीवन अंकुर बन निकली। सही उत्तर हो जाएगा बी, बागों में कलियों सा जीवन खिली। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु कविता की पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? सबकी सुनती थी सहती थी आंखें रह जाती थी फंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी। तो यहाँ पर जो इस कविता की पंक्ति दी गई है इसको आपको क्रम से लगाना है। पूरी कविता बहुत छोटी कविता है, लगभग लोगों को रटा ही होगा, कोई बहुत बड़ी कविता नहीं है। कि बांधो ना नाम इस ठामो बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, वह घाट यह घाट वही जिस पर हंसकर, यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, वह कभी नहाती थी धंसकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी नहाती थी वो घाट, यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कपते थे दोनों पाँव बंधु, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी देती थी सबके दांव बंधु। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? अब इसमें आप देखें सबकी सुनती थी सहती थी, ये तो नहीं होगा। आंखें रह जाती थी फंसकर, तो दो नहीं होगा। आंखें रह जाती थी फंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर आप देखेंगे तो आंखें रह जाती थी फंसकर, और उसके बाद में फिर दिया गया है वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, ये होगा। और फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, यानी आपका उत्तर क्या होगा? बी होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर पंक्ति जो दिया गया उसका सही क्रम होगा 2 3 4 1। प्रकृत है स्खलन क्योंकि युग जन्मवादी है, ये काव्य पंक्ति किस कविता की है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर। असाध्य वीणा कविता में राजा ने वीणा साधक के लिए सर्वप्रथम किस नाम का संबोधन किया? तात, गुहा, गेह, केस, कंबली, प्रियमवद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रियमवद। मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस का शिष्य भी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, कमलेश्वर, श्रीकांत वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। काठ का सपना रचना की भूमिका में कहा गया है। काठ का सपना, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, काठ का सपना रचना की भूमिका में यह कथन कहा गया है। गीत फरोश कविता में पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? तो ये क्रम से ही दिया गया जी। माल देखिए दाम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, यह गीत पिया को पास बुलाएगा, यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। तो ये मैंने क्रम से ही यहाँ पर दिया है, 1 2 3 4 होगा। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता में मुर्गे और तीतर का जिक्र कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है। कामायनी के इड़ा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। मानस जल निधि का क्षुद्र यान हो, साप भरा तब प्रजातंत्र दुख देगी वह संकुचित दृष्टि, वन तृष्णा ज्वाला का पतंग। तो ये 4 की चारों पंक्तियाँ कामायनी के इड़ा सर्ग की हैं। कामायनी के इड़ा सर्ग में जीवन निशीथ का अंधकार शीर्षक से कितने पद हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सही उत्तर बी, 3 पद हैं। पृथ्वीराज रासो में रेवा तट से पहले के अध्याय कौन कौन से हैं? कौन सा है? उत्तर हो जाएगा पद्मावती ब्याह कथा। बाकी रेवा तट से पहले का है, कैमासवत पहले का है, कण्व युद्ध पहले का है, महोबा युद्ध प्रस्ताव पहले का है।
बाद का है। तो इसमें से पहले का कौन सा है? रेवा तट से पहले का अध्याय कौन सा है? तो पद्मावती ब्याह कथा है। उसके बाद रेवा तट है, फिर बाद में कैमासवध, कन्नौज युद्ध, महोबा युद्ध, ये सारे हैं। पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं नरोत्तम स्वामी, बच्चन सिंह, शंभूनाथ सिंह, कर्नल टाड। तो आपका उत्तर हो जाएगा नरोत्तम स्वामी। विद्यापति की रचना कीर्तिलता जो है वह कितने अध्यायों में विभक्त है, या कितने पल्लवों में विभक्त है, या कितने सर्ग में कह सकते हैं? विकल्प में है 3, 4, 5, 6। सही उत्तर हो जाएगा बी, 4 पल्लवों में विभक्त है। पद्मावती का नखशिख वर्णन किसने किसने किया है? हीरामन, राघव चेतन, रतन सिंह। विकल्प में है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। हीरामन ने किया है और राघव चेतन ने किया है। जो पद्मिनी रतनसेन के लिए पारस रूप है वही अलाउद्दीन के लिए मुट्ठी भर धूल, यह कथन किसका है? विकल्प में है बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में कहा है। अगला प्रश्न है, पद्मावत को फारसी से हिंदी में किसने रूपांतरित किया? पहले ही फारसी में था, फारसी से हिंदी में रूपांतरित जो किया गया वो किसके द्वारा? तो पंडित रामलखन के द्वारा। भले ही फारसी में लिखा गया था, लेकिन आप देखेंगे कि इसका हिंदी में अगर रूपांतरित देखा जाए तो पंडित रामलखन ने किया है। 27 का ए हो जाएगा। पद्मावत में कितने पात्रों में वियोग की दशा दिखाया गया है? 2, 3, 4, 5। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 3 पात्रों में। रीति को किसने निहिसार वस्तु माना है? कुंतक ने माना है। निम्न में से किसने माना कि गुण दोषों के विपरीत होते हैं? भरत मुनि, भामह, दंडी, वामन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने माना कि गुण दोषों के विपरीत होते हैं। दोष यदि काव्य की विपत्ति यानी विनाश के लिए होता है तो गुण काव्य की संपदा यानी वृद्धि के लिए होता है। किसने कहा है? भरत मुनि, मम्मट, दंडी, वामन। सही उत्तर आपका हो जाएगा दंडी ने कहा है। मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार गुणों और चित्तों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? माधुर्य गुण, चित्त द्रुति, ओज गुण, चित्त दीप्ति, प्रसाद गुण, चित्त व्याप्ति। विकल्प में है 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो सही उत्तर जो होगा आपका वह होगा डी, 3 के तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने संघटना रीति के प्रयोग के संबंध में किन नियामक तत्वों का उल्लेख किया है? वक्तृयोचित, वाच्योचित, विषयोचित, रसोचित। विकल्प में 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा इसमें से किसके आधार पर हुई? व्यंग मूलक वैशिष्ट, धर्म मूलक वैशिष्ट, व्यापार मूलक वैशिष्ट। विकल्प में है केवल 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा व्यंग मूलक वैशिष्ट के आधार पर हुई है। सर्वत्र वक्र अर्थ ही शोभा पाते हैं, इसी से कविता होती है और इसके बिना अलंकार ही नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? भामा, दंडी, वामन, कुंतक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, भामा। तुलसीराम के पिता का क्या नाम था? तेरसी, सोमर, मुन्नेसर, नग्गर। तो यहाँ पर तुलसीराम के पिता का नाम तेरसी था। तुलसीराम की रचना जो मुर्दहिया है, मुर्दहिया, उसी मुर्दहिया से हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। तुलसीराम की दादी का नाम मुसरिया था, तो दादा का नाम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा जूठन नाम था, जूठन। ए हो जाएगा। तुलसीराम की मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा 2010। तुलसीराम के गांव की कर्मस्थली क्या है? गांव की कर्मस्थली क्या है? तो मुर्दहिया कर्मस्थली है। गांव वालों को कहना है कि मेरी दादी ने किसका मांस खाया है कि मरती नहीं है, अभी भी जीवित है, 100 वर्ष से ऊपर उनकी आयु हो गई है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कौवा। राजा निर्बंसिया कहानी में राजा शिकार पर जाकर कितने दिन में वापस आते हैं? उत्तर हो जाएगा 7 दिन। राजा निर्बंसिया कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? कहानी में बच्चन सिंह कंपाउंडर है, दयाराम जगपति का मौसेरा भाई है,
चंदा जगपति के इलाज के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखती है। जगपति और चंदा मैनपुरी के थे। आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4 से ये तीसरा गलत है, क्योंकि चंदा जगपति के इलाज के लिए मंगलसूत्र नहीं, कड़ा गिरवी रखती है, कड़ा। राजा निर्वंशिया कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? जगपति मरने से पहले कानून के नाम पत्र लिखता है। जगपति अफीम और तेल पीकर मरता है। जगपति चंदा से कहता है कि तुम मुझे दफनाना। 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि चंदा से नहीं कहता है, पत्र में लिखता है पुत्र के लिए। पिता कहानी में किसका जिक्र है? खुलदाबाद का दर्जी, कलकत्ते का हॉल एंडरसन, घनश्याम नगर का छोटू दर्जी। आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। घनश्याम नगर का वर्णन है, लेकिन घनश्याम नगर के छोटू दर्जी की बात नहीं की गई है। पिता कहानी में पिता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 3 बेटे थे। पिता कितने वर्षों से गीता और रामायण का पाठ करते हैं? उत्तर हो जाएगा आपका बी, 35 वर्ष। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधानकर्ता किसे माना जाता है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है? प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस सिद्धांत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को मानी जाती है। चिंतामणि का कौन सा भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचना में आता है? उत्तर हो जाएगा चिंतामणि भाग 2। निम्न में से किसे पथिकृत आचार्य कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा पथिकृत आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से 50 प्रश्न आपने देखा। ऐसी ही सीरीज प्रतिदिन लोगों को दी जा रही है। अगर आपको निःशुल्क सीरीज चाहिए तो सप्ताह में 2 निःशुल्क सीरीज दी जाती है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर प्रतिदिन आपको सीरीज चाहिए तो 500 रुपये पर मंथ में आपको प्रतिदिन इसी तरीके की सीरीज मिलती रहेगी। उसके लिए आप ये नंबर लिख लीजिए 9721462740। इस पर आप टेस्ट सीरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा पेड बैच चाहिए जिसमें डेली टेस्ट सीरीज, डेली आपको PDF नोट्स, यूनिट वाइज आपको वीडियो लेक्चर, यूनिट वाइज आपको लाइव कक्षा मिलती रहे, तो उसके लिए पेड बैच में आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। और देखिए, अब तो मेहनत करके लग जाइए आप लोग, क्योंकि अब इधर TGT, PGT की परीक्षा, GDC, GIC की परीक्षा, NVS, KVS की परीक्षाएँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएँ, UGC नेट की परीक्षाएं सब इधर 5-6 महीनों के अंदर हो जानी है। और इस 5-6 महीनों के अंदर अगर आप लगकर मेहनत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप जॉब में होंगे। और अगर यही 5-6 महीने का मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर अगले 3-4 साल के लिए फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी से ही आप लगकर और पूरी मेहनत, पूरे लगन, ईमानदारी के साथ लगकर मेहनत करें और लगातार आगे बढ़ें। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही सीरीज में फिर अगले दिन।